नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत लखनऊ से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। कमिश्नरेट की संख्या बढ़ने पर डीजीपी का बड़ा निर्देश सामने आ रहा है। डीजीपी ने रेंज और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देश दिया है। अब एडीजी कानून व्यवस्था को भी घटनाओं की सूचना देनी होगी। रेंज और कमिश्नरेट की घटनाओं की सूचना जो है देनी होगी, और पहले सिर्फ डीजीपी को घटनाओं की सूचना भेजी जाती थी। अब डीजीपी के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी सूचनाएं भेजी जाएंगी। सभी बड़ी और संवेदनशील घटनाओं की सूचनाएं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजी जाएंगी डीजीपी के साथ साथ। तो कमिश्नरेट्स की संख्या बड़ी है, उसके बाद डीजीपी का यह निर्देश। ऑनलाइन पर हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी, वो इस बात का मतलब समझाएंगे, इस निर्देश के अर्थ समझाएंगे। विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि कमिश्नरेट जिस तरह से संख्या बढ़ी है, पहले 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 7 हुई, और उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। क्योंकि काम का बोझ बहुत ज्यादा है डीजीपी के पास। रेंज और कमिश्नरेट की सूचनाएं पहले भेजी जाती थी, लेकिन कमिश्नरेट की संख्या बढ़ने के बाद जब काम का लोड बढ़ा, उसके बाद डीजीपी ने आदेश किया है कि अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी सूचनाएं भेजी जाएंगी। यानी जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जो संवेदनशील घटनाएं हैं, मर्डर से लेकर लूट या अपहरण, फिरौती, इस तरह की संवेदनशील घटनाओं की सूचना अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी दी जाएंगी, ताकि उनकी मॉनिटरिंग और उन पे जो एक्शन होते हैं वो कायदे से किए जा सके। और जो व्यवस्था होती है कि लोकल लेवल पे अगर किसी जनपद से कोई सूचना आती है तो वहां पर कार्रवाई क्या हुई है, उसके रिपरकशंस क्या हैं, उसके परिणाम क्या हैं, उसको लेकर जो पॉलिटिकल माहौल है, क्योंकि पॉलिटिकल माहौल इसलिए चुनाव का माहौल है, तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। जिस तरह से कानपुर में भी सवाल उठाया गया, हिरासत में मौत हुई, तो उसको लेकर डीजीपी ने अभी 3 दिन पहले ये आदेश जारी किया था कि अब सूचनाएं, छोटी से छोटी सूचनाएं भेजी जाएंगी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, ताकि समय रहते एक्शन किया जा सके और रिस्पांस टाइम बेहतर हो, ताकि कोई पॉलिटिकल बवंडर ना हो। चुनाव का माहौल है, इसलिए उन्होंने ये आदेश दिया है, और इस आदेश को लागू कर दिया गया है तत्काल व्यवस्था से। हालांकि ये आदेश 3 दिन पहले डीजीपी ने दिया था, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ये व्यवस्था पहले नहीं थी। पहले रेंज और कमिश्नरेट, चूंकि कमिश्नरेट कम थी, इसलिए सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां डीजीपी को सीधे भेजी जाती थी, लेकिन काम बढ़ गया है, लोड बढ़ गया है, इसलिए ये तय किया गया है कि अब उनके साथ साथ, यानी डीजीपी के साथ साथ, अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी सारी जानकारियां दी जाएंगी, ताकि जो एक्शंस होते हैं उनको सही समय से लागू किया जा सके, जो कार्रवाई होती है उनको सही समय से लागू किया जा सके। ठीक है विवेक, आपने बहुत स्थिति को स्पष्ट किया, इस खबर को स्पष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है। वहां पर किसान के घर में भीषण आग लगने की खबर है। लाखों का सामान इस आग में जलकर राख होने की भी खबर आ रही है। घर में बंधे 2 मवेशियों की आग में झुलसकर मौत की भी खबर है। ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया है। मीरगंज थाना इलाके के गहबरा गांव की घटना है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे आग लगी हुई है। किसान के घर में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, और आग में झुलसकर मौत हुई है घर में बंधे 2 मवेशियों की भी। ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। ये घटना है मीरगंज थाना इलाके के गहबरा गांव। इधर रायबरेली में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने की खबर है। आग लगने से पूरे इलाके में बहुत देर तक हड़कंप मचा रहा। धू धू करके जला है ट्रांसफार्मर। मोहल्ले में अंधेरा छाया रहा और बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। शहर कोतवाली थाना इलाके के कहारों के अड्डे का सारा मामला। ट्रांसफार्मर धू धू करके जला है और मोहल्ले में अंधेरा छाया हुआ है। आग पर काबू पाया गया है बहुत मशक्कत के बाद। शहर कोतवाली इलाके का मामला है रायबरेली का। ट्रांसफार्मर जला, मोहल्ले में अंधेरा छा गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रायबरेली की तस्वीरें, धू धू करके जलता हुआ ट्रांसफार्मर, और नतीजा ये कि पूरे मोहल्ले में अंधेरा। इधर औरैया में दिन दहाड़े अधेड़ पर दबंगों का कहर टूटा है। बेखौफ दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है।
दबंग ने अधेड़ की लात घूंसों से जमकर पिटाई की। विधुना कोतवाली थाना इलाके के किशनी रोड की घटना है। ये देखिए आप तस्वीरें, बेखौफ दबंग की दबंगई देखिए आप इस वायरल वीडियो में। अधेड़ की लात घूंसों से जमकर पिटाई की दबंगों ने, बेरहमी से मारा, बुरी तरीके से मारा। औरैया में दिन दहाड़े अधेड़ व्यक्ति को देखिए, ये दबंग कैसे मार रहे हैं, कैसे पीट रहे हैं बुरी तरीके से। औरैया में निर्मम तरीके से पिटाई की इन दबंगों ने मिलकर इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की। विधुना कोतवाली रोड के पास की घटना है। औरैया से खबर। इधर बिजनौर में व्यापारियों ने जीएसटी के अधिकारी को बंधक बना लिया। शंभा बाजार में छापेमारी करने पहुंची थी टीम और फिर बहुत मशक्कत के बाद पुलिस ने इस अधिकारी को रिहा कराया। शंभा बाजार में जीएसटी टीम के आने पर हड़कंप मच गया। बिजनौर के शंभा बाजार के फैंसी ज्वेलर्स का मामला है। बंधक बना लिया गया जीएसटी टीम को वहां पर, और उसके बाद पुलिस को वहां पर जाना पड़ा रिहा कराने के लिए इन जीएसटी अधिकारियों को। बंधक बना लिया जीएसटी अधिकारियों को वहां पर व्यापारियों ने। बिजनौर से खबर है, शंभा बाजार की तस्वीर आप देखिए। पुलिस पहुंची वहां पर और कैसे जीएसटी अधिकारियों को छुड़ा कर ले जा रही है। वाराणसी के जंगमबाड़ी में मकान का हिस्सा गिरा है। दशाश्वमेध थाना इलाके के सिलेंडर ब्लास्ट में मकान का यह हिस्सा गिरा है। इस हादसे में एक व्यक्ति के दबे होने की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें वाराणसी के जंगमबाड़ी की। मकान का हिस्सा गिरा है। यह थाना इलाका है दशाश्वमेध का, और सिलेंडर ब्लास्ट से यह हुआ है। मकान का हिस्सा गिरा है। एक व्यक्ति के दबे होने की आशंका है। वाराणसी के जंगमबाड़ी का सारा मामला। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, मकान का एक हिस्सा गिरा, उसमें एक व्यक्ति के दबे होने की खबर है। पुलिस मौके पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इधर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2 में जी अथॉरिटी ने 12,000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई। सेक्टर 2 के 8 आवंटियों को बहुत जल्द पोजीशन मिलेगा। पतवाड़ी गांव के अतिक्रमण वाले भूखंड पर बुलडोजर चला है। खसरा संख्या 1150 पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है इस बुलडोजर के द्वारा। ग्रेटर नोएडा का मामला है, सेक्टर 2 का पतवाड़ी गांव का। कैसे जेसीबी मशीन वहां पर काम कर रही है देखिए आप। इस तरीके से इन मशीनों ने वहां पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। खसरा संख्या 1150 पर अतिक्रमण को ऐसे जेसीबी ने ध्वस्त किया। और ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने घरों और फैक्ट्रियों में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 126 और सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह कि इस शातिर गैंग में 3 मैकेनिक्स भी शामिल हैं। बताया यह जा रहा है कि गैंग के सदस्य ऑन डिमांड चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और अधिकतम 5 मिनट्स के अंदर जनरेटर सेट चुराकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 13 PSO यानी पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन बरामद किया है। एक PSO की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास है। इसके साथ साथ चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, 2 अवैध हथियार, 4 कारतूस और 1 कार भी अपराधियों के पास से बरामद की गई है। और पुलिस की माने तो ये शातिर गैंग अब तक 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। इधर पीलीभीत एनकाउंटर केस में 43 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। 43 दोषी पुलिसकर्मियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। 1991 में 10 सिख तीर्थयात्रियों का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने आतंकी होने के शक में इनका एनकाउंटर कर दिया था। 10 सिखों को बस से उतारकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा था। पुलिस ने यह एनकाउंटर किया था। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़े होने का दावा था। कानून की ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया, कोर्ट ने कहा है। 2016 में सीबीआई कोर्ट ने भी इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 43 पुलिसकर्मियों को सजा पीलीभीत एनकाउंटर कांड में। 10 सिखों को बस से उतारकर उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। कोर्ट ने दोषी पाया 43 पुलिसकर्मियों को।
और सपा विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद पहली बार उनकी पत्नी और मां कैमरे के सामने आई हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानपुर आने की खबर से वो बहुत खुश है। साथ साथ उन्होंने कहा कि कानून पर उन्हें पूरा भरोसा है और जरूर न्याय मिलेगा। इरफान सोलंकी की पत्नी ने कहा कि उन्हें कानपुर पुलिस पर तनिक भी भरोसा नहीं है और इरफान सोलंकी की मां ने कहा कि उनके बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इरफान सोलंकी के परिजनों के साथ हम हैं, उनकी मां, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि लगातार ये लोग मांग कर रहे थे कि अखिलेश यादव को कानपुर आकर के इनका साथ देना चाहिए। आपसे बात करेंगे। अखिलेश जी अब 20 तारीख को आ रहे हैं। जी जी करेंगे बात और हमें उम्मीद है कि राहत मिलेगी हमारे बच्चों को ज़रूर इंशाल्लाह। क्या बातचीत आप लोग उनसे करेंगे अखिलेश यादव जब यहाँ पहुँचेंगे? यही कहेंगे कि भैया जो है आप देखिए और जो उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं देखिए फर्जी है और आप उनके साथ न्याय करिए। इरफान की पत्नी नसीम भी हमारे साथ है, उनसे बात करें। नसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आप लोग क्या बातचीत करेंगे? हम पहले भी हमने आपको पहले भी बताया था कि हम चाहते हैं कि वो आएँ और हमारी बात आगे, उनकी बात ज़्यादा लोग सुनेंगे। तो हमें बहुत एक खुशी और एक सपोर्ट लग रहा है कि चलिए वो हमारे परिवार के तरीके हैं और वो उन्होंने हमारे लिए सोचा है। बहुत खुशी है इस बात की कि चलो उन्होंने ध्यान दिया और इलेक्शन में बिज़ी थे तो हम भी जान रहे थे तो हमने परेशान भी नहीं किया, पर उन्होंने खुद हमारे लिए सोचा। हमें बहुत इस चीज़ की है कि एक खुशी है हमारे अंदर कि चलिए हमारी बात एक कोई हमारे परिवार का सदस्य जो बड़े हैं वो हमारी बात रखेंगे। बातें बहुत होंगी आपको बताने के लिए, क्या क्या सोच रखा है कि क्या क्या बातें आप लोग वहाँ पर उनसे बात करेंगे क्योंकि 20 तारीख को वो आ रहे हैं? जी नहीं, वो बातें तो उनसे शायद इतना टाइम ना मिले। वैसे हमने अमिताभ भाई से पूरी बात हमने डिस्कस करी और उन्होंने हमारी बात आगे पहुंचाई है। उनको हमारी सिचुएशन मालूम होगी और मेरी उनसे एक बार फ़ोन पे बात भी हुई थी। उन्होंने मैं काफ़ी तसल्ली भी दी थी कि आप परेशान ना हो ना, हम देख रहे हैं और हम आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं तो बहुत खुशी है। और वैसे अमिताभ भाई से हमने पहले ही कहलवा दिया था कि वो हमारी बात को आगे रख चुके हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे अमिताभ भाई, रूमी भाई ये हमारे सपोर्ट में खड़े हैं और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे तो मैं और ज़्यादा एक अच्छा लग रहा है कि एक हिम्मत बढ़ रही है हमारे अंदर। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वाराणसी पर आ रहे हैं, वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर एम्फी थिएटर मैदान में पुरजोर तैयारियां हैं। महीने भर से चल रहे काशी तमिल संगमम का समापन 16 दिसंबर को बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में होगा। करीब 2.5 घंटे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 में रायबरेली तो जीतेगी, साथ में अमेठी भी जीतेगी और उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस यूपी में इस बार 20 सीटें जीतेगी और बीजेपी के दांत खट्टे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाज है, उसको कुछ भी बोल देना है, जो बोलना है वो कहाँ लगना है ये उन पता नहीं रहता है। जहाँ तक सवाल अमेठी और रायबरेली का है, मैं कह सकता हूँ कि मैं इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इतने दांत खट्टे करेंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हम अमेठी भी जीतेंगे, रायबरेली भी जीतेंगे और उनसे कम से कम 20 सीटें और छीनेंगे। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आजम खां पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। दरअसल इस मामले में गवाह अपना बयान दर्ज करवाने के लिए 3 दिनों से लगातार कोर्ट में आ रहे थे, लेकिन आजम खां के वकील कोई न कोई बहाना बनाकर तारीख ले रहे थे। इसी से नाराज होकर कोर्ट ने 19 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए आजम खां पर 5,000 रुपयों का जुर्माना लगा दिया है। अब खबर कौशाम्बी से। गिट्टी लदे डंपर और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर की खबर मिल रही है। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत की खबर है। बोलेरो के परखच्चे उड़ चुके हैं और बोलेरो का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कालाधाम कोतवाली के लेहदरी गंगा पुल की घटना है, बेहद अफसोसनाक, बहुत दुखद। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और बोलेरो ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। गिट्टी लदा हुआ डंपर और बोलेरो, इनकी जोरदार टक्कर हुई है कौशाम्बी में।
इधर कन्नौज में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सपा के गुंडों ने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी। कल मैनपुरी जीत से उत्साहित समाजवादी गुंडों ने कन्नौज के थाना तालक ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व प्रधान अरुण साके की पीट कर निर्मम हत्या कर दी है। पहले उनको बंधक बनाकर ले गए और फिर घर में रखकर उनको पीट कर जिस प्रकार से हत्या की है, बड़ा ही जघन्य हत्याकांड है। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा तो उसकी इस प्रकार से हत्या कर दी जाएगी। यही समाजवादियों का यह असली चरित्र है और इसका मुख्य कारण केवल समाजवादी नेताओं के द्वारा अपराधियों को संरक्षण देना है। लेकिन यह शायद भूल गए हैं कि 2004 की भांति इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार इन गुंडों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से राम मंदिर निर्माण कार्य का नया वीडियो जारी किया है। राम मंदिर के निर्माण कार्य में गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जो वीडियो जारी किया गया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से गर्भगृह का निर्माण कार्य चल रहा है। वीडियो में श्री राम के जयकारों की धुन भी सुनाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।